इलास्टिसिटी। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स या फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में जैसे विस्कोसिटी जो है वो लिक्विड और गैस बोथ है, सरफेस टेंशन वो सिर्फ लिक्विड की प्रॉपर्टी है, और प्रेशर है, प्रेशर जो है वो लिक्विड गैस दोनों की प्रॉपर्टीज हैं, डेंसिटी वेंसिटी ये दोनों के पास होती है। तो हमने क्या किया कि केवल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के नाम से है चैप्टर एनसीईआरटी में, जो कि है इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी को अगर डिफाइन करना है तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू सर ऑफ। मतलब इसको सब टॉपिक के अंदर ही लिखेंगे ना फ्लूइड्स के, या इसको अलग से चैप्टर में अलग लिखेंगे? अलग चैप्टर है, अलग चैप्टर है। इस ठीक है सर। प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच any object tries to maintain its shape and size, shape and size, कि अपने शेप को और साइज को या बोथ दोनों को मेंटेन करना चाहता है। कहने का सेंस क्या है, ऐसा लग रहा है इतना क्या है खास शेप एंड साइज में। भाई हम अगर मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अब हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स कहीं से कैसे भी हम अप्लाई कर रहे हैं, मान लो परपेंडिकुलर भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है, अलग अलग टाइप से हम अप्लाई कर सकते हैं। मान लो इस टाइप से हमने फोर्स अप्लाई किया, अब ये ऑब्जेक्ट अपने शेप को और साइज को मेंटेन करने की जितनी ज्यादा टेंडेंसी होगी उतना ज्यादा ये इलास्टिक होगा। ये जो है, जो इसकी जितनी ज्यादा टेंडेंसी होगी अपने शेप एंड साइज को कब मेंटेन कर पाएगा, जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करें वैसे ही क्या करें कि थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन हो। मतलब अब यहाँ पे रिजिड विजिड नहीं है, हमने एक टाइप का ऑब्जेक्ट पढ़ा था रिजिड बॉडी, जहां पे मैंने तुम्हें बताया था कि डिफॉर्मेबल बॉडीज या फोर्स का ये भी इफेक्ट होता है कि वो शेप एंड साइज को चेंज करता है। सबसे स्टार्टिंग में बोला था फोर्स के दो इफेक्ट होते हैं, एक मोशन का होता है, एक शेप एंड साइज का होता है। तो यहाँ पे हम इफेक्ट पढ़ेंगे शेप एंड साइज वाला, कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो डिफॉर्म हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो अगर मान लो कि इसके अंदर टेंडेंसी जितनी ज्यादा स्ट्रांग है अपने शेप एंड साइज को मेंटेन करने की, उतना ज्यादा ये इलास्टिक है। तो ये अपने शेप एंड साइज को कैसे मेंटेन करेगा भाई, एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट करेगा, अपोज करेगा। तो ये एक इंटरनल फोर्स इसमें जनरेट होगा, एक इंटरनल फोर्स जनरेट होगा, और उस फोर्स को हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स नाम है बस, कि इस इंटेंशन से, इस ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करने के इंटेंशन से जो फोर्स अप्लाई किया गया, दैट फोर्स इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। दैट फोर्स इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। ये जो है डिफॉर्मिंग फोर्स है, डिफॉर्मिंग फोर्स। और जो ऑब्जेक्ट फोर्स जनरेट कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट का रिएक्शन समझ लो, ऑब्जेक्ट का रिएक्शन है या रिस्पॉन्स है, बताओ कुणाल, बोलो। कुणाल गलती से हो गया या सच में? यस सर। गलती से। रिस्टोरिंग फोर्स तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो मटेरियल का रिस्पांस। तो पहली चीज है, पहली चीज इसमें यह है कि जो टर्म या जो डेफिनेशन हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं उसके हिसाब से, और जो कॉमन नोशन में जो हमारे दिमाग में बना हुआ है कि हम इलास्टिक किसको समझते हैं, और यहाँ पे जो डिफाइन किया गया है वो इलास्टिसिटी क्या है, दोनों में डिफरेंस है। जैसे अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, विच वन इज मोर इलास्टिक, स्टील और रबर? रबर। 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 स्टील और रबर। तो ऑब्वियसली हमारे दिमाग में ये है कि जो ऑब्जेक्ट जितना तो इजीली स्टील डिफॉर्म होगा। हो जाए, हमारे अब
माइंड में ये है कि इलास्टिक हम किसे बोलते हैं, जो ज्यादा स्ट्रेच हो जाए, जो ज्यादा स्ट्रेच हो जाए, मतलब वो तो अपने शेप एंड साइज को मेंटेन नहीं कर पा रहा है ना, वो तो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो उतना रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट नहीं कर रहा है। तो हमारा जो कॉमन नोशन में इलास्टिसिटी की दिमाग में एक इमेज बनी हुई है और जो यहाँ पे डिफाइंड है, दोनों बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, इलास्टिसिटी जो है, जो इलास्टिसिटी जिस तरीके से यहाँ पे डिफाइंड है, जो हम यूज कर रहे हैं, वो अपने कॉमन जो दिमाग में बना हुआ है उससे अपोजिट है। इसीलिए सबसे पहले ये पॉइंट क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, लोग सोचते वैसे हैं और आंसर वैसे ही देते हैं, बट होता उसका अपोजिट है। तो प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ इज एनी ऑब्जेक्ट ट्राइज टू मेंटेन इट शेप एंड साइज, जो ऑब्जेक्ट अपने शेप एंड साइज को मेंटेन कर रहा है वो उतना इलास्टिक है। ठीक है, वो उतना इलास्टिक है। जो नहीं मेंटेन कर पा रहा है वो इलास्टिक नहीं है। जो नहीं मेंटेन कर पा रहा है, जैसे रबर बैंड है, रबर बैंड पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे, उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स नहीं आएगा। मतलब इनडायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स जितना ज्यादा होगा वो उतना इलास्टिक होगा। जिसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स जितना ज्यादा होगा वो उतना इलास्टिक होगा। जिसके अंदर कम रिस्टोरिंग फोर्स होगा उसको हम बोलेंगे वो प्लास्टिक होगा, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स होंगे विच इजिली डिफॉर्म आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, तो वो हो जाएंगे प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी की डेफिनेशन है वो है हमारा कि अपने मेंटेन करने वाली। तो स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, स्टील इज मोर ये बात समझ में इलास्टिक, नहीं आया। स्टील इज मोर सर आपने जो इलास्टिक देन, प्लास्टिक बोला ना वो वाला समझ में नहीं आया पॉइंट। कि जैसे हाई रिस्टोरिंग फोर्स, जैसे मान लो कि यहाँ पे क्ले का कोई बॉल है, क्ले बॉल है कोई, ये क्ले का बना हुआ होता, इस पे अगर हम स्टोरिंग फोर्स अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स दोनों पे सेम है, दोनों पे सेम है। तो सपोज कि अगर स्टील है और ये जो है रबर है, स्टील पे अगर हम सेम डिफॉर्मिंग फोर्स दोनों पे एग्जैक्टली सेम अप्लाई करें, तो कौन अपने शेप एंड साइज को मेंटेन रख पाएगा? ऑब्वियसली स्टील। क्यों मेंटेन रख स्टील। पाएगा? क्योंकि वो रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट कर लेता है तुरंत। कोई भी सॉलिड है, कोई भी सॉलिड है या कोई ऑब्जेक्ट है, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स आएगा या नहीं आएगा। जैसे क्ले बॉल है, क्ले बॉल के ऊपर भी हम सेम फोर्स अप्लाई करें बट उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट ही नहीं होगा, रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट नहीं होगा तो वो इजीली डिफॉर्म हो जाएगा। तो जिसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स एब्सेंट है या बहुत ही कम है, दैट ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स, और those objects which easily deform after application of deforming force is called plastic objects, और जो डिफॉर्म नहीं होते हैं those objects are called elastic objects। तो यहाँ पे हमारी जो डेफिनेशन है और जो कॉमन नोशन है वो दोनों अलग अलग है, समझ रहे हो? तुम सोचते हो कि जो जल्दी डिफॉर्म हो जाए, जल्दी डिफॉर्म होने से इलास्टिक नहीं होता है, ना डिफॉर्म होने से वो इलास्टिक होता है। ये प्रॉपर्टी वो मेजर करती है अपने शेप एंड साइज को मेंटेन करने के लिए। तो हम जो यहाँ पे इलास्टिसिटी का मेजरमेंट ले रहे हैं वो इलास्टिसिटी किस सेंस में है कि वो इजिली डिफॉर्म ना हो, वो मेंटेन रख पाए। समझे? Yes, sir. लेकिन रबर भी तो जल्दी रिस्टोर होता है। बस जल्दी रिस्टोर होने का नहीं है, डिफॉर्म हो जाता है ना ज्यादा, सेम फोर्स अप्लाई करेंगे रबर ज्यादा डिफॉर्म हो जाएगा। सर तो फिर हम लोग बोलेंगे कि लाइक रबर प्लास्टिक ऑब्जेक्ट है। रबर इज अ प्लास्टिक ऑब्जेक्ट, यस, रबर इज अ ठीक है सर। प्लास्टिक ऑब्जेक्ट। तो सर वो डेफिनेशन रिपीट कर दीजिए जो आप प्लास्टिक और इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स का बोल रहे थे। elastic objects, the elastic, those objects which completely regains its shape and size, elastic objects, elastic objects completely regains or maintain its shape and size, shape and size, completely regains or maintain its shape and size, completely कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा उसमें, those are called elastic objects। उसके अपोजिट क्या है? प्लास्टिक ऑब्जेक्ट, easily deform,
easily deform after application of deforming force, और हम बोल सकते हैं कि restoring force are absent. Restoring force are absent. No object is perfectly elastic or perfectly plastic. हर ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी दोनों की मिक्स होती है. किसी में इलास्टिसिटी का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है, किसी में प्लास्टिसिटी का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है. सो ऐसा हम बोल सकते हैं, लिख सकते हो कि नो ऑब्जेक्ट इज परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक. नो ऑब्जेक्ट इज परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक. तो इसका रीजन है, इसका जो रीजन है वो यहाँ पे रीजन को इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि कोई भी मटेरियल है, इसमें U वर्सेस R ग्राफ होता है एक जनरल. पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस मॉलिक्यूलर सेपरेशन का ग्राफ होता है कि दो मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे के क्लोज आते हैं और वो ऑब्जेक्ट या सॉलिड अगर फॉर्म होता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस U का ग्राफ होता है. जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ा हुआ है, U वर्सेस R ग्राफ. वैसे मॉलिक्यूलर सेपरेशन वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ है वो इस शेप का होता है, ऐसा होता है. ऐसे ये जो है थोड़ा सा ओपन होता है इस साइड, सिमेट्रिकल नहीं है. ये जो ग्राफ है ये सिमेट्रिकल नहीं है. ये पोर्शन जो है वो ज्यादा ओपन होता है. ऐसे ड्रॉ करूं अगर, ये पोर्शन ऐसे, और इस पॉइंट के बाद जो लोएस्ट पॉइंट है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ये ग्राफ ऐसे ओपन होता है. और जब इनफाइनाइट सेपरेशन पे है, आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी. जीरो हो जाएगा. तो ये एक इक्विलिब्रियम सेपरेशन होती है. दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम सेपरेशन. आर नॉट मतलब मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ए एंड बी जो है, दो मॉलिक्यूल्स अगर हम लेते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स इक्विलिब्रियम सेपरेशन पे है. अब इक्विलिब्रियम सेपरेशन पे है और इनके बीच में मॉलिक्यूलर फोर्स है, मॉलिक्यूलर फोर्स. तो वो मॉलिक्यूलर फोर्स को हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि स्प्रिंग टाइप के फोर्स के जैसा होता है. स्प्रिंग टाइप का बिहेवियर है. ये क्या है, ये आर नॉट क्या है, ये आर नॉट इनकी इक्विलिब्रियम सेपरेशन है, या फिर हम बोल सकते हैं कि नेचुरल लेंथ है. ये नेचुरल लेंथ है. अब दूसरी बात ये है इसमें कि पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में हमारे पास एक रिलेशन है जो याद होगा नहीं बिल्कुल. किसी को याद है रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी? रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स. F is equal to du by dx. F is equal to शाबाश. F is equal to माइनस minus du by dr r cap, r cap. तो ये है अपना फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन. मतलब क्या है कि du by dr जो है, du by dr क्या होगा, u वर्सेस r ग्राफ का स्लोप ऑफ टेंजेंट. du by dr तो यही होता है dy by dx, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ yx ग्राफ. तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूं इस पॉइंट पे, तो ये हो जाएगा du by dr, इस लाइन का स्लोप. इधर मैं देखूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा इस टाइप का स्लोप, इस लाइन का स्लोप. एक्चुअली ये थोड़ा सा कॉन्केव टाइप का बना दिया मैंने ना. सर वो जो आपने U वर्सेस R ग्राफ दिया है उसमें R नॉट जो लिया है सर, वो नेचुरल लेंथ मतलब क्या सर, वो दो इक्विलिब्रियम मासेस सेपरेशन, जो कनेक्टेड है. इक्विलिब्रियम सेपरेशन, जो मॉलिक्यूल्स आपस में हैं, कनेक्टेड हैं, उनके बीच की एक इक्विलिब्रियम सेपरेशन. सर मतलब अगर उस इक्विलिब्रियम सेपरेशन से और मतलब उनके बीच में डिस्टेंस अगर कम हो जाएगा तो वो रिपेल करने लगेंगे आपस में. और अगर और सर अगर वो दूर हो जाते सेपरेशन तो जैसे attract करने लगेंगे. हाँ मतलब क्या है कि कोई भी दो मॉलिक्यूल्स हैं तो मॉलिक्यूल्स में भाई न्यूक्लियस भी है, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं. यहाँ पे न्यूक्लियस भी है, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं. तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन है, इस पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन है,
और इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन है। तो इक्विलिब्रियम सेपरेशन वो सेपरेशन होती है जहां पे कि दोनों बैलेंस करते हैं। जब डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है तो उस केस में अट्रैक्शन डोमिनेट करता है। ये एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंटल प्लॉट है कि जब डिस्टेंस ज्यादा होती है तो वो अट्रैक्ट करते हैं, बहुत सारे फोर्सेज हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल ही है, और भी फोर्सेज हैं। तो ये जो है अट्रैक्शन डोमिनेट करता है। जब अट्रैक्शन डोमिनेट करता है तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट होती है। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज मिनिमम वाले पे तुम्हें पता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो यहाँ से आते 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 जो है एक इक्विलिब्रियम सेपरेशन पे जब सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, कोई भी सब्सटेंस अगर फॉर्म हुआ है तो हर सिस्टम जो है अपनी एनर्जी को मिनिमम रखना चाहता है। तो ये मिनिमम एनर्जी वाला पोजीशन है। इसके बाद फर्दर अगर डिस्टेंस हम डिक्रीज करना स्टार्ट करते हैं तो रिपल्शन डोमिनेट करना स्टार्ट कर जाता है और सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। तो यही रीजन है कि अगर मैं इस इक्विलिब्रियम सेपरेशन से अगर डिस्टेंस इंक्रीज करूं या डिक्रीज करूं, अगर इससे सेपरेशन मैं इंक्रीज करता हूं तो यहां पे जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी ये हो जाती है, मान लो मैंने स्ट्रेच कर दिया, ये कोई सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसी वायर है और वायर को मैंने स्ट्रेच किया, तो उसका जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल की एवरेज सेपरेशन से थोड़ा सा वो खिंच जाएगा, थोड़ा सा वो स्ट्रेच होगा। जब स्ट्रेच होगा तो वो इस पोटेंशियल एनर्जी पे पहुंचेगा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो फोर्स जो है, फोर्स हम कैसे पता करेंगे, फोर्स जो है इसके टेंजेंट के स्लोप से, ये हो जाएगा थीटा। मतलब यहाँ पे क्या है, डी यू बाई डी आर पॉजिटिव और नेगेटिव, डी यू बाई डी आर पॉजिटिव है तो डी यू बाई डी आर अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स यहाँ पे नेगेटिव होगा। फोर्स नेगेटिव आर की तरफ, नेगेटिव आर का मतलब क्या है कि वो डिस्टेंस को डिक्रीज कराना चाहेगा। तो जैसे वो डिस्टेंस को डिक्रीज कराना चाहेगा, मतलब क्या होगा कि अगर वो स्ट्रेच किया तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आना चाहेगा, जस्ट लाइक द स्प्रिंग। कि स्प्रिंग को अगर हम स्ट्रेच करते हैं तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहता है। अगर मान लो हम कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करेंगे डिस्टेंस डिक्रीज कर देंगे, डिस्टेंस डिक्रीज करेंगे पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पहुंच जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पहुंचेगी तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी आर जो है यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। डी यू बाई डी आर नेगेटिव होगा तो एफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एफ पॉजिटिव का मतलब वो आर को इंक्रीज करना चाहेगा, ओरिजिनल पोजिशन पे जाना चाहेगा। तो बेसिकली जो इलास्टिसिटी का जो रीजन है, इलास्टिसिटी का रीजन है वो है इस टाइप का यू वर्सेस आर का ग्राफ, इस टाइप का यू वर्सेस आर का ग्राफ। मतलब हाइपोथेटिकली अगर कोई ऐसा बोल देता, अगर हाइपोथेटिकली कोई ऐसा बोलता कि भाई एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ जो है वो इस टाइप का है, ऐसा ग्राफ है। मान लो ऐसा किसी ने बोल दिया कि यू वर्सेस आर का ग्राफ, कोई एक मटेरियल डिस्कवर हुआ है, साइंटिफिक डिस्कवरी चल रही है, वहां पे जो है एक ऐसा मटेरियल मिला है जिसमें यू वर्सेस आर का ग्राफ ऐसा हो गया, तो इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी एब्सेंट रहेगी। तो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी का जो प्लॉट है वो अपना इस तरीके की वजह से होने की वजह से ही, हम अगर डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में कुछ चेंज होता है और वो अपने मिनिमम स्टेट पे जाना चाहता है। बट यहाँ तो न्यूट्रल टाइप का इक्विलिब्रियम है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो वहां पे क्या होगा, इलास्टिसिटी नाम की प्रॉपर्टी होगी ही नहीं, जहां पहुंच जाए वहीं ठीक है। ठीक है, ये कौन से टाइप का इक्विलिब्रियम है, ये सब एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल आपका इक्विलिब्रियम वॉइस वो बीच में कट रहा था। हाँ, एक बार वो इक्विलिब्रियम पॉइंट को फिर से बोल देंगे कौन सा इक्विलिब्रियम पॉइंट, सर, जो आर नॉट। आर नॉट एक इक्विलिब्रियम सेपरेशन है जहां पे एट आर नॉट अट्रैक्शन इज इक्वल टू रिपल्शन, एट आर नॉट जो है वो अट्रैक्शन इज इक्वल टू रिपल्शन, दोनों फोर्सेस जो है बैलेंस कर रहा है। अट्रैक्शन आपस में जो भी हो रहा है इनके बीच में और जो रिपल्शन भी हो रहा है वो सारे जो है एक इक्विलिब्रियम सेपरेशन पे सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। कोई भी सब्सटेंस मान लो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है या लिक्विड में एग्जिस्ट कर रहा है, गैस में एग्जिस्ट कर रहा है। गैसेस में ये इक्विलिब्रियम सेपरेशन ज्यादा होती है, एक एवरेज सेपरेशन वो ज्यादा होती है। लिक्विड्स में वो सेपरेशन उनसे थोड़ा सा कम होती है, सॉलिड में वो सेपरेशन और ज्यादा होती है, कम होती है। तो सबसे मिनिमम सेपरेशन सॉलिड्स में होती है आर नॉट की वैल्यू, और लिक्विड्स में जो है उससे कम होती है। तो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। अब अगर हम एक्स्ट्रा फोर्स उस पर अप्लाई करते हैं, एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करके डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो उनके बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक्ट करता है और वो फोर्स उसको ओरिजिनल शेप एंड साइज में मेंटेन करने की कोशिश करता है, वापस उसको रिस्टोर करने की कोशिश करता है।
ठीक है, तो फोर्स अप्लाई किया, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होने की वजह से वो क्या करेगा, अपने शेप एंड साइज को चेंज कर देगा। ठीक है, हाँ ठीक है, मैं कर दूंगा। हाँ हाँ ठीक है, तो अब इस चीज को कि भाई हमने क्या किया कि अभी तक तो सिर्फ ये प्रॉपर्टी है, इसका कुछ कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ तुम्हारे समझाने के लिए। जो क्वेश्चन काम की बात है वो ये है कि अब हमारा जो टारगेट है वो टारगेट है कि किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करें तो वो कितना डिफॉर्म होता है, कितना डिफॉर्म होगा, कितना हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उससे कितना डिफॉर्मेशन होगा, फोर्स बढ़ाएंगे तो डिफॉर्मेशन कैसे इंक्रीज होगा, ये सारी चीजें पढ़ना है। तो इसके लिए हमारे पास दो टर्म है जिसको हम डिफाइन करते हैं। पहला टर्म है स्ट्रेस। स्ट्रेस इज डिफाइंड एज सिग्मा। इट इज द रेशियो ऑफ restoring force. It is restoring force per unit area. It is restoring force. It is restoring force per unit area. कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर हमने फोर्स अप्लाई किया तो यहाँ पे जो है उस ऑब्जेक्ट पे जो रेस्टोरिंग फोर्स होगा, रेस्टोरिंग फोर्स RES डिवाइडेड बाय एरिया, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। क्या रेस्टोरिंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के तो ऊपर मतलब एफ डिपेंडेंट है? रिस्टोरिंग का भी कोई फॉर्मूला होता है? हाँ, सुनो तो, इट इज नथिंग टू डू विथ डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स से कोई लेना देना नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन है यहाँ पे। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कई सारे बुक्स में क्या है कि कोई भी फोर्स, जो फोर्स अप्लाई किया गया है वही फोर्स यहाँ पे लिख दिया गया है, लेकिन स्ट्रेस इज ऑलवेज इंटरनल। ये बात समझोगे, ये तुम्हारे एक्सपीरियंस से क्लोज है। स्ट्रेस इज ऑलवेज इंटरनल मतलब क्या है कि सेम ही एग्जाम पेपर है, सेम ही एग्जाम पेपर है, एक्सटर्नल कंडीशन सेम है, डिफॉर्मिंग कंडीशन सेम है, बट कोई जो है पेपर देखते ही बेहोश हो जा रहा है, तो वो क्या है, वो उसका इंटरनल रिस्पॉन्स है, इंटरनल रिस्पॉन्स है। कोई जो है पेपर देखते ही खुश हो गया, कोई जो है एवरेज टाइप का, मीडियम है, कोई देखने लगा कि अच्छा 4 क्वेश्चन इधर से मिलेंगे, 4 क्वेश्चन इधर से मिलेंगे और 2 तो मैं लिख के लाया ही हूं। तो तो ऐसा क्या है कि ये इंटरनल रिस्पॉन्स है। सेम टाइप से जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस इज नथिंग टू डू विथ एक्सटर्नल कंडीशंस। जो हमारा स्ट्रेस डिफाइन है दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। मोस्ट ऑफ द टाइम ये कंडीशन मीट करेगी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन एफ रिस्टोरिंग जो है, एफ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू एफ डिफॉर्मिंग। मतलब मैंने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करके वायर मान लो है कुछ स्ट्रेच हो गया, डिफॉर्म हो गया, अब उसके बाद वो कंडीशन रुक गई है, इक्विलिब्रियम सिचुएशन आ गई है। तो इंटरनल फोर्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल। एग्जांपल देने के लिए, जैसे इंटरनल फोर्स क्या है, जैसे मान लो ये कोई वायर है, इस वायर को तुमने यहाँ से फोर्स अप्लाई किया, फोर्स से जो है इसको पुल किया तो ये थोड़ा बहुत डिफॉर्म हो गया, कुछ थोड़ा सा डिफॉर्म हो गया, लेंथ वेंथ इसकी इंक्रीज कर गई, लेंथ इंक्रीज कर गई। अब कुछ डिफॉर्मेशन हुआ तो अब मुझे क्या लेना है, यहाँ पे स्ट्रेस फाइंड करना होगा, तो मैं क्या लूंगा, इस रिस्टोरिंग फोर्स मतलब इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स मतलब कैसे फाइंड करते हैं, वही जैसे लॉज ऑफ मोशन में टेंशन वेंशन फाइंड करते हैं, वो क्या है, वही तो है इंटरनल फोर्स। ये जो है टेंशन और यहाँ से एफ, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या है, टी इज इक्वल टू एफ। तो यहाँ पे अगर स्ट्रेस फाइंड करना हो तो क्या लिख लूंगा, एफ डिवाइडेड बाई जो भी एरिया है। मैं लिख रहा हूं एक्चुअल में रिस्टोरिंग फोर्स ही, बट मेरे इस केस में गलती से वो रिस्टोरिंग फोर्स एक्सटर्नल के बराबर है, समझ रहे हो? तो ये सिग्मा सर ऑफ, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि वो रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब हर ऑब्जेक्ट का एक रिस्टोरिंग फोर्स का एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो मतलब जब डिफॉर्मिंग फोर्स मैक्सिमम हो जाती है तब कंप्लीटली उसका रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई हो जाता है, तो वही इक्विलिब्रियम के पॉइंट होगा। ना 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 ना, जो वो रिस्पॉन्स है रिस्टोरिंग फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू, वो ऐसा कुछ नहीं है, हमें पता नहीं है मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है।
रिस्टोरिंग फोर्स कुछ ना कुछ होता है, वो ऐसा नहीं कि मतलब ये 10 न्यूटन तक अप्लाई कर लेगा, ऐसा होता है, बट ठीक है, अभी समझोगे कि दोनों चीजें अलग अलग हैं, दोनों चीजें अलग अलग हैं, ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे तो डिफरेंस दोनों में समझ में आएगा। तो स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक, ये है अपना डे। सर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन का एक बार बता देंगे सर, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन, डेफिनेशन में आपने इक्विलिब्रियम कंडीशन मींस नेट फोर्स जीरो, एक्सीलरेशन जीरो। तो अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है जैसे यहाँ पे है भाई, यहाँ पे जब ये इक्विलिब्रियम में आ गया तो क्या हो जाएगा, जो एफ एक्सटर्नल है दैट इज इक्वल टू रिस्टोरिंग। अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये डिफॉर्म हुए जा रहा है, डिफॉर्म हुए जा रहा है, इसका मतलब दोनों बैलेंस नहीं कर रहे हैं, एक्सटर्नल ज्यादा है। इक्विलिब्रियम कंडीशन Yes. कि मैं किसी वायर के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और वायर वो स्ट्रेच होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, तो वो थोड़ी इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। मैंने फोर्स अप्लाई किया, स्ट्रेच होके वो रुक गया, Yes, sir. देन दैट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो Yes, sir, ठीक है। उस केस में ये जो है डिफॉर्मिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स बराबर हो जाएंगे, रिस्टोरिंग फोर्स, और हम लिख लेंगे एफ बाई एरिया, तो ये हो जाएगा। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट जो इसकी होती है सेम अपने प्रेशर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जैसा प्रेशर की यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और पास्कल, ये दोनों एसआई यूनिट हो जाएगी। जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस इज अ टेंसर क्वांटिटी, नीदर इट्स अ स्केलर नॉर अ वेक्टर, इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। ये जो है टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर क्वांटिटीज क्या होती हैं, टेंसर क्वांटिटीज जो है वो डायरेक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं, जैसे अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आल्सो अ टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी मतलब कोई भी रॉड है, उस रॉड के अलग अलग डायरेक्शन, मतलब अलग अलग डायरेक्शन से अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेजर करेंगे, इसके अबाउट में मेजर करेंगे, इसके अबाउट मेजर करेंगे, यहाँ से मेजर करेंगे, तो सब ऑब्जेक्ट एक ही है बट उसकी डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस के अलॉन्ग डिफरेंट डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो वैसी क्वांटिटीज whose वैल्यूज आर डायरेक्शन डिपेंडेंट और कॉल्ड टेंसर क्वांटिटीज। सेम चीज है यहाँ पे स्ट्रेस के लिए भी, कि स्ट्रेस जो है वो अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग टाइप का है। एक मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं आइसोट्रॉपिक मटेरियल, आइसोट्रॉपिक मटेरियल, आइसोट्रॉपिक का मतलब सब कुछ सेम जैसा है। सब कुछ सेम जैसा है, सेम जैसा का मतलब ऐसे बोल सकते हो कि क्या बताया जाए, कुछ जैसे कोई ग्लास 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 है, या कोई पेस्ट अगर बना रहे हो, जैसे मान लो कोई क्ले का ही कोई पेस्ट बना रहा है, तो इनिशियली जब थोड़ा बहुत तुमने वो क्ले बनाना, पेस्ट बनाना स्टार्ट किया, तो तुमने उसमें पानी डाला और उसको मिक्स कर रहे हो, तो कहीं पे मिक्सिंग हुई है, कहीं पे नहीं हुई है, तो वो क्या है, वो यूनिफॉर्म टाइप का नहीं है। जब सफिशिएंट टाइम के बाद पेस्ट बिल्कुल अच्छे से एक यूनिफॉर्म टाइप का बन गया, कि कहीं से भी देखो तो उसकी जो डेंसिटी वेंसिटी रहे वो बिल्कुल सेम रहे, एक ही टाइप का रहे, तो वैसे टाइप के मटेरियल को हम बोलते हैं आइसोट्रॉपिक मटेरियल। तो आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए ये सारी क्वांटिटीज एक सिंगल वैल्यूज लेंगी, मतलब स्ट्रेस हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, डेंसिटी हो गई, ये सारी जो है एक सिंगल वैल्यूज होंगी। बट इन जनरल अगर हमें बोलना है कि आइसोट्रॉपिक टाइप का मटेरियल नहीं है, हम यही मानेंगे कि सेम टाइप का नहीं है हर तरफ से, तो उसमें जो है अलग अलग स्ट्रेस हो सकता है, अलग अलग डिफॉर्मिंग फोर्स हो सकता है। भाई किसी साइड से मैं फोर्स अप्लाई करूं तो वो रेजिस्ट कर जाए, किसी दूसरे साइड से अप्लाई करूं तो वो ना रेजिस्ट कर पाए, वहां पे डिफॉर्मिंग फोर्स ना जनरेट हो, रिस्टोरिंग फोर्स ना जनरेट हो, किसी साइड से जनरेट हो रहा है, तो स्ट्रेस ऑब्वियसली वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द स्ट्रेस, विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इज, तो स्ट्रेस इज अ टेंशन क्वांटिटी बिकॉज इट इज अ डायरेक्शन डिपेंडेंट। सर आपने कहा आइसोट्रोपिक मटेरियल्स में क्या सेम होती है, स्ट्रेस और स्ट्रेस, रिस्टोरिंग फोर्स हर तरफ से सेम जनरेट करेगा, सेम टाइप का, तो उनको हम बोलेंगे आइसोट्रॉपिक मटेरियल, हर तरफ से सेम। सर तो इसमें डायरेक्शन दिखाते हैं टेंसर क्वांटिटी में, टेंसर क्वांटिटीज में क्या डायरेक्शन दिखाते हैं? डायरेक्शन नहीं दिखाते हैं, डायरेक्शन मतलब उसमें स्पेसिफाई करते हैं कि इस एक्सिस के लॉन्ग, जैसे आई एक्स एक्स लिखते हैं ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, तो वहां पे स्पेसिफाई कर देते हैं कि इस के अबाउट मेरा मेजरमेंट है। यस तो ये तो हो गई भाई यूनिट हो गई, ये डेफिनेशन हो गई स्ट्रेस, सर। व्हाट इज स्ट्रेस, यूनिट हो गई, और विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इट इज। तो
दूसरी क्वांटिटी हमें मिलेगी स्ट्रेन. Strain is denoted by epsilon. It is the ratio of change in dimension by original dimension. It is ratio of change in dimension. It is the ratio of change in dimension and original dimension. मतलब एप्सिलॉन इज इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन. चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन. ओरिजिनल डायमेंशन. अब वो चेंज इन डायमेंशन कुछ भी हो सकता है. चेंज इन डायमेंशन मान लो हम लेंथ के टर्म्स मेजर करें. किसी वायर पे फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने के बाद कितना हो गया, मान लो 1 मीटर के वायर को खींच के हमने 2 मीटर कर दिया, तो व्हाट इज चेंज इन डायमेंशन? 1 मीटर. व्हाट इज ओरिजिनल डायमेंशन? 1 मीटर. तो ये क्या हो जाएगा? रेशियो. फ्रैक्शनल डिफॉर्मेशन बोल सकते हैं कि कितना परसेंटेज चेंज हुआ उसमें. चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन मतलब परसेंटेज चेंज. तो अगर 1 मीटर के वायर को खींच के 2 मीटर कर दिया तो कितना चेंज हुआ भाई? 100% का चेंज हो गया. हाँ. तो वैसे ही ये हम स्ट्रेन मेजर करते हैं. स्ट्रेन मेजर करते हैं जैसा होगा. हम लेंथ मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा. तो अलग अलग टाइप के स्ट्रेन हो जाएंगे. तो देखो पहले तो यहां तक था सिर्फ डेफिनेशन. व्हाट इज इलास्टिसिटी, व्हाट इज इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट, डिफॉर्मिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, यू वर्सेस आर ग्राफ, व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेन. ये सारा बस बिल्कुल थ्योरेटिकल था, सब कुछ थ्योरेटिकल. स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेस और स्ट्रेन की डेफिनेशन. अब ये स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है 3 टाइप के होते हैं. पहला जो है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस. लॉन्गिट्यूडनल. सर एक बार बस थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कीजिएगा. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या इसको कई बार नॉर्मल स्ट्रेस भी बोला जाता है. नॉर्मल स्ट्रेस. लॉन्गिट्यूडनल क्या लिखना है? स्ट्रेन. हाँ सर हो गया. तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या है? ये जो है किसी भी वायर वगैरह में लेंथ वाइज जो स्ट्रेस जनरेट होता है, तो इट इज द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया. ये है स्ट्रेस. जैसे अपना लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इट इज जनरेटेड इन द वायर केबल किसी में भी, कि यहाँ पे अगर कोई एक वायर है, उस वायर के ऊपर जो है फोर्स अप्लाई किया गया, फोर्स अप्लाई हुआ ऐसे F, और इस फोर्स की वजह से ये वायर थोड़ा सा डिफॉर्म हो गया. ये वायर थोड़ा सा डिफॉर्म हुआ और डिफॉर्म होने के बाद ये यहाँ पे ऐसे इसके लेंथ में चेंज हो गया. तो ये हो गया अपना F. फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करते करते ये हो गया इसमें चेंज, तो ये हो गया चेंज इन लेंथ, मतलब ये हो गया डेल्टा L. तो व्हाट इज स्ट्रेस? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की लेंथ के अलोंग जो फोर्स का कंपोनेंट है, लेंथ के अलोंग जो फोर्स का कंपोनेंट है, या कई बार इसको नॉर्मल स्ट्रेस की इस एरिया पे जो फोर्स अप्लाइड है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है. तो व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया. मुझे क्या लिखना है भाई? मुझे लिखना है रिस्टोरिंग फोर्स. रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स, स्ट्रेस फाइंड करने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स. तो F रिस्टोरिंग डिवाइडेड बाय एरिया. कौन सा एरिया? जिस एरिया पे ये एक्ट कर रहा है, टोटल एरिया. तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया. बट ये तो खींचने के बाद एक इक्विलिब्रियम अचीव कर गया. इक्विलिब्रियम अचीव कर गया तो यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स है या जो इंटरनल फोर्स है दैट इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स. तो यहाँ पे ये हो जाएगा F डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया A. F डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा F बाई A. ये हो गया स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस. अब ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है वो 2 टाइप के हो सकते हैं भाई. हम तो यहाँ पे इसको पुल भी कर सकते हैं
या फिर उसको पुश भी कर सकते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में भी सिग्मा एल में भी 2 टाइप्स। सर आप जो एरिया लिखे हैं वो सर क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ये कि वायर के क्रॉस सेक्शन पे जो फोर्स ऐड करा ना, तो फोर्स इस क्रॉस सेक्शन पे डिवाइडेड बाय एरिया। रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स एक्सटर्नल के बराबर होगा। तो यहां से हो जाएगी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है 2 टाइप के हो सकते हैं, टेंसाइल, टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरा हो सकता है कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेस। दोनों को सेम तरीके से ही फाइंड करेंगे, कुछ फर्क नहीं है, बस इसमें जो है पुश करेंगे और इसमें जो है पुल करेंगे। ये जो है ये क्वांटिटी सेम रहेगी। मुझे अगर इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन फाइंड करना है, व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन एल, डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल बाई एल, लेंथ के ऊपर है, एप्सिलॉन एल इज इक्वल टू डेल्टा एल चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड एप्सिलॉन एल। अब ये स्ट्रेस स्ट्रेन जो है वो आपस में रिलेटेड होते हैं थ्रू हुक्स लॉ। ये जो स्ट्रेस सर स्ट्रेन, ऊपर आपने जो इक्वेशन लिखा है जो एफ रिस्टोरिंग बाय एरिया, उसके बाद आपने सीधा एफ जो लिखा है सर वो एक्सटर्नल होगा। हाँ एफ एक्सटर्नल, यहाँ पे एफ एक्सटर्नल इन इक्विलिब्रियम कंडीशन लिख सकते हो, यहाँ पे स्पेसिफाई करना है तो इन सर इक्विलिब्रियम आप जो कंडीशन। एरिया लिखा हो प्रेस होने के बाद जो क्रॉस सेक्शन एरिया या सर प्रीवियस वाला प्रैक्टिकली चेंज होगा, प्रैक्टिकली वो एरिया तुम सोच रहे होगे कि थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाएगा, बट ओरिजिनल एरिया है ये। वैसे तो चेंज होगा वो चीज, जैसे जैसे वो वॉल्यूम चेंज होता जाएगा एरिया चेंज होगा, बट हम ये डिफॉर्मेशन जनरली बहुत कम होते हैं, 1-2% का होता है, तो उसमें हम एरिया कांस्टेंट मानेंगे। प्रैक्टिकली उस मोमेंट का Yes. एरिया, उस मोमेंट का एरिया, ठीक है, उस मोमेंट पे किसी भी टाइम पे जो स्ट्रेस है फोर्स और उस टाइम जो एरिया है वो होगा उस मोमेंट का स्ट्रेस, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और स्ट्रेस ये दोनों रिलेटेड होते हैं, वो होता है हुक्स लॉ से। तो हुक्स लॉ भी लिख लेते हैं, ये है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या बोलता है, हुक्स लॉ बोलता है फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन